हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सी टेट की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के आधार पर यह वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं या देख लेती हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हम वहीं से क्वेश्चनों को उठाकर देखेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो दोस्तों, कौन दूसरों से अलग है वही बताना है। पहला है मछली, दूसरा है कौवा, तीसरा है घड़ियाल, चौथा है कछुआ। दोस्तों, इसको प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक आपको दिमाग में ट्रिक बैठा लेनी है। मछली, घड़ियाल और कछुआ, ये तीन जीव जल में होते हैं, इसलिए ये जलचर जीव है। लेकिन कौवा जल में नहीं रहता है, तो आपका आंसर यही दो हो जाएगा, कौवा। ये आप याद रखिए। आगे है दोस्तों, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। अगर सघन की बात की जाए, सघन मतलब होता है घने, घने वन की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा वनों की बात की जाए क्षेत्रफल के अनुसार तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। और अगर प्रतिशत के आधार पर वन पूछा जाए कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर मिजोरम होगा। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, आदिवासी सहरिया का संबंध है। तो दोस्तों याद रखिए, आदिवासी समूह सिहरिया का संबंध राजस्थान से है। आदिवासी समूह सिहरिया राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे है दोस्तों, चेराओ नाच कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, चेराओ नाच मिजोरम में किया जाता है। दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। तो याद रखिए, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का नृत्य है। और वहीं पर गरबा की बात की जाए तो गरबा गुजरात का नृत्य है। और गरबा नवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, काले वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, काले वन जर्मनी में पाए जाते हैं। आगे है, सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। आगे है, दो मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान रखा जाता है और जानवरों को रखा जाता है। यह घर किस राज्य में बनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, लद्दाख में दो मंजिले घर बनाए जाते हैं, जहाँ की ज़रूरत का सामान और जानवर नीचे की मंजिल में रखा जाता है और लोग ऊपर रहा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है। तो दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन बिना बोझ के अधिगम है। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कहती है कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा प्रदान की जाए और बच्चों को पाठ्य पुस्तक से ही नहीं बल्कि उनको बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 कहती है दोस्तों कि रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए और उनको सीखने सिखाने पर बल दिया जाए। तो ये आपको याद रखना है। आगे है, एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभयारण्य है। तो दोस्तों याद रखिए, एक सींग वाले गैंडे का वन्य जीव अभयारण्य काजीरंगा में स्थित है। आगे है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो याद रखिए, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बने थे, ठंडा रेगिस्तान से प्रश्न आया था। आगे है दोस्तों, कौन सा पक्षी लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन सा वह पक्षी है जिसका घोंसला लटकता हुआ रहता है। तो दोस्तों याद रखिए, वीवर बर्ड लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और दोस्तों ये भी एक फैक्ट याद रखिए कि वीवर पक्षी में नर घोंसला बनाता है, मादा घोंसला नहीं बनाती है। नर अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं और मादा को जो पसंद आता है उसी में मादा अंडे देती है। ये आपको याद रखना है।
आगे है दोस्तों, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो याद रखिए, केरल के निकटवर्ती राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। आगे है, भारतीय राज्यों में से कुल वन का क्षेत्र न्यूनतम है। तो दोस्तों याद रखिए, भारतीय राज्यों में से कुल वन का क्षेत्र न्यूनतम हरियाणा में है। हरियाणा में वन बहुत कम पाए जाते हैं, वहाँ पर वन का क्षेत्र न्यूनतम है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अगर घने की बात की जाए, सघन की बात की जाए, तो अरुणाचल प्रदेश को याद रखिए। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल के आधार पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को याद रखिए। और प्रतिशत के आधार पर अगर वनों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत के आधार पर मिजोरम में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत आधारित है। तो दोस्तों नॉम चॉम्स्की का सिद्धांत नेटिविस्ट पर आधारित है। नेटिविस्ट से सहज ज्ञान से चीज़ें प्राप्त होती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। अगर दोस्तों एग्जाम में चकमा जनजाति को पूछ लिया जाए कि चकमा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम में। और मिजो पूछ लिया जाए, लुसाई पूछ लिया जाए, तो आपका उत्तर मिजोरम होगा, क्योंकि मिजो और लुसाई मिजोरम में निवास करते हैं। आगे है दोस्तों, हाथी के 3 माह के बच्चों की औसत वजन क्या होती है। तो याद रखिए, हाथी के 3 माह के बच्चे का औसत वजन 200 किग्रा होता है। आगे है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं। तो अगर भाषा विज्ञान की बात आ जाए तो आपको याद रखना है, नॉम चॉम्स्की जी हैं। दोस्तों मानचित्र से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो मानचित्र का निर्माण किसने किया है उसको भी जान लेना आवश्यक है। तो दोस्तों याद रखिए, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया है। तो विश्व मानचित्र का निर्माण अग्नेजी मेंडर ने किया है, ये आपको याद रखना है। आगे है, पर्यावरण का आलसी पशु है। तो याद रखिए, पर्यावरण का सबसे आलसी पशु स्लॉथ है। और इसके उम्र की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी उम्र 40 वर्ष होती है। और अपने इन 40 वर्ष की उम्र में यह स्लॉथ 8 पेड़ों पर निवास करता है। और दोस्तों यह बहुत ही आलसी जीव है। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए जमीन पर उतरता है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, कौन सा पक्षी सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। दोस्तों एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में पक्षियों से प्रश्न पूछा गया था। उल्लू से प्रश्न आया था, मैना से प्रश्न आया था, कलचिड़ी से भी प्रश्न आया था। तो दोस्तों याद रखिए कि कलचिड़ी ऐसा पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच सड़क के किनारे खाली जगह में अपना घोंसला बनाती है, जिसको हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे है, डफला तथा सिंगपो जनजाति पाई जाती है। तो डफला और सिंगपो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो यह जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और वहीं पर दोस्तों मुंडा जनजाति की बात कर ली जाए तो मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। और वहीं पर भूटिया लेप्चा जनजाति की बात की जाए तो भूटिया लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। और अगर क्वेश्चन में आ जाए चकमा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो याद रखिए चकमा जनजाति असम में निवास करती है। और मिजो लुसाई जनजाति की बात की जाए तो मिजो लुसाई जनजाति मिजोरम में निवास करती है। आगे है दोस्तों, एक वयस्क हाथी पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, एक वयस्क हाथी पत्ते और झाड़ियाँ 100 किग्रा खा सकता है, ये आपको याद रखना है। और हाथी बहुत कम आराम करते हैं, सिर्फ 2-4 घंटे ही आराम करते हैं। दोस्तों हाथी से भी प्रश्न आया हुआ था। आगे है, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो याद रखिए, जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब हैं। आगे है, स्लॉथ एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो दोस्तों याद रखिए, स्लॉथ एक दिन में 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। और यह बड़ा ही आलसी पशु है, ये आपको याद रखना है। आगे है, गिर शेर परियोजना स्थित है। तो दोस्तों गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है।
आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए केंद्रीय होती है। तो वाइगोत्स्की ने अपने अनुसार क्या बताया है कि बच्चा कैसे सीख सकता है, तो उन्होंने बताया है कि संस्कृत एवं भाषा को केंद्र उन्होंने माना है। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि संस्कृति और भाषा ही मुख्य होती है बच्चों को सीखने के लिए। वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा समाज के संपर्क से, संस्कृति से और भाषा से सीखता है। आगे है पियाजे ने सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो याद रखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे साहब ने प्रतिपादित किया था। और दोस्तों पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है, जो कि पहला है संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष तक की, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे है कैक्टस के पौधे या मेहंदी की बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी। तो दोस्तों याद रखिए कैक्टस के कांटे के बीच या मेहंदी के बाड़ मतलब उसका तना होता है, मेहंदी के बाड़ के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। दोस्तों फाख्ता पक्षी से भी क्वेश्चन आया हुआ था। आगे है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिए शिक्षक की भूमिका सुविधादाता होनी चाहिए। दोस्तों बच्चे किस प्रकार सीख रहे हैं, उनके सीखने में सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। आगे है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिए बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया है। और वहीं पर बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत की बात की जाए तो बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक जी ने दिया है। आगे है वह पक्षी जो तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है। तो दोस्तों याद रखिए जो पक्षी तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है उसे बसंत गौरी भी कहा जाता है, उसे बारबेट भी कहा जाता है, और उसे कठफोड़वा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आगे है दोस्तों कोहल वर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। दोस्तों याद रखिए कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत 3 स्तर बताए हैं, और 3 स्तर के अंतर्गत उन्होंने 6 अवस्थाओं को बताया है। आगे है दोस्तों समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाए चाहे इसको जेडपीडी कहा जाए, तो इसका सिद्धांत वाइगोत्स्की जी ने दिया है। आगे है दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है, जिसे तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो आने वाले समय में जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।